Hi guys, how are you all? This is Shita Rajput. I welcome you all to JK Exam Cracker. As we all know that 12th of December से आपके JKPSC असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के एग्जाम्स कंडक्ट होने वाले हैं। जिन भी लोगों ने अभी तक कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया है वो हमारे मॉक टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सिंपली प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ से JK एग्जाम क्रैकर की ऐप को डाउनलोड करना है। यहाँ पर आपको मिल जाएंगे 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड 8 सेक्शनल टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे। ये जो मॉक टेस्ट सीरीज है ये एक्सपर्ट्स ने बनाई है और जो एक्सप्लेनेशन आपको दी गई होगी हर क्वेश्चन के नीचे वो आपने अच्छे से पढ़ के जाना है। और अगर आपको इन कोर्सेज से रिलेटेड, इन मॉक टेस्ट से रिलेटेड या फ्यूचर में जो भी कोर्सेज आने वाले हैं उनसे रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हैं आप इन नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फ्रेंड सोशल मीडिया साइट्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम। एंड अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट जो भी वीडियो अपलोड होगा वो सबसे पहले आपको नोटिफाई हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? तो आज हम पार्ट 3 करने वाले हैं। इंडियन पॉलिटी की जो MCQ सीरीज मैं आपको करा रही हूँ उसका पार्ट 3 है। आई होप आपने पहले 2 पार्ट देखे होंगे। तो चलो आज का जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड। इम्पीच्ड मतलब अपने ऑफिस से रिमूव करना ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बाय। इनमें से कौन प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हैं कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अगर वायलेट किया होगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा या 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। इसका सही आंसर है डी, 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट जो है वहां पर ये प्रोसेस इनिशिएट होगा प्रेसिडेंट को रिमूव करने का। इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर आपने वो नहीं देखा है एक बार ज़रूर आप वो देख लेना एग्जाम से पहले, क्योंकि क्वेश्चन आने वाला है प्रेसिडेंट गवर्नर से, तो एक बार आप वो चेकआउट कर देना। तो ए क्वेश्चन का आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड? वाइस प्रेसिडेंट को हम कैसे इलेक्ट करते हैं? बाय डायरेक्ट नेशनल इलेक्शन, नॉमिनेशन बाय प्रेसिडेंट, बाय डायरेक्ट इलेक्शन बाय द MPs ऑफ लोकसभा एंड MLAs ऑफ विधानसभा, बाय इलेक्शन बाय द MPs ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। तो देखिए जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, जो अभी वेंकैया नायडू जी हैं वाइस प्रेसिडेंट, और जो भी वाइस प्रेसिडेंट होता है वो एक्स ऑफिसो चेयरमैन बन जाता है राज्यसभा का, राज्यसभा के चेयरमैन। तो यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है इसमें ना सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा का पार्टिसिपेशन होता है, कोई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है, और नॉमिनेशन वगैरह कोई प्रावधान नहीं है प्रेसिडेंट का। नेशनल इलेक्शंस का भी कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, प्रोविजन नहीं है। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम इज टू एंश्योर विच अमंग द फॉलोइंग। हमारा जो पंचायती राज सिस्टम है 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 एंड इम्प्लीमेंट हुआ था 1993 में, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन। इसका सही आंसर है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। जब भी आपको पंचायती राज सिस्टम सामने दिखे कहीं भी तो आपने इसको बिल्कुल सही मानना है। और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन बलवंत राय मेहता कमेटी ने बोला था, और 3 टायर सिस्टम के बारे में भी इन्होंने ही कहा था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th हमारे पास है, which one of the pairs given below is not correctly matched? ये आपको दिए हुए हैं, आपने बताना है इसमें से करेक्टली मैच जो नहीं है, ठीक है, नॉट बोला है। इक्वालिटी बिफोर लॉ गारंटीड टू बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स। तो जो इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 है, कह रहे हैं कि ये हमारे सिटीजन्स को भी है, इंडियन सिटीजन्स को, और जो बाहर के लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनके पास भी है। अल्टरिंग द नेम ऑफ अ स्टेट, ये लेजिस्लेचर के पास पावर होती है। तो ये कह रहे हैं कि अगर आपको किसी भी स्टेट का नाम चेंज करना है तो स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये पावर है। क्रीविंग अ न्यू स्टेट, ये पार्लियामेंट के पास पावर है कि अगर आपको कोई नई स्टेट बनानी है तो ये पार्लियामेंट के पास पावर है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑफ सिटीजन, ये कह रहे हैं कि ये गारंटीड है टू ओनली इंडियन सिटीजन्स, ठीक है, यहाँ पे है ये इंडियन सिटीजन्स। तो जो एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड जो भी आपको राइट्स मिले हुए हैं ये किस में है? ये आपको
सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को दिए गए हैं। हमने बताना है इसमें से नॉट करेक्टली मैच कौन सा है। तो देखिए जो अल्टरिंग द नेम है, पावर ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पावर भी पार्लियामेंट के पास है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास ऐसी कोई भी पावर नहीं है। बाकी सभी स्टेटमेंट्स एकदम करेक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर होगा बी। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है द इंडियन फॉरेन पॉलिसी ऑफ नन अलाइनमेंट वॉज इनिशिएटेड बाय। तो हमारी जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी थी नन अलाइनमेंट, जिसको हम नाम भी कहते हैं, वो किसने इनिशिएट की थी? जवाहरलाल नेहरू, मिसेस इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या मोरारजी देसाई? इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो है जवाहरलाल नेहरू। आपको मुझे डिटेल में नाम के बारे में बताना है, ये कब आई थी और इसमें 5 जो मेन लीडर्स थे वो कौन कौन से थे। एक आपको पता लग गया जवाहरलाल नेहरू, बाकी 4 कौन से थे और कौन सा ये जो इसको इनिशिएट किया था, इसको जो बनाया था वो कहाँ पे बनाया गया था। ठीक है, तो ये आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। इसका जो आंसर है वो है ए। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। द नॉन अलाइंड मूवमेंट वॉज फाउंडेड एंड हेल्ड इट्स फर्स्ट कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी? बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस, जिसको हम कहते हैं 1961 में, अंडर द लीडरशिप ऑफ जोसेफ ब्रोज टिटो ऑफ यूगोस्लाविया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। गैमल अब्दुल नसीर ऑफ इजिप्ट, जवाहरलाल नेहरू ऑफ इंडिया, क्वामे नक्रुमा ऑफ गाना एंड सुकार्नो ऑफ इंडोनेशिया। ये 5 लीडर्स के नाम आपको याद रखने, आपको दे देंगे ऑप्शन में, कहेंगे इनमें से कौन सा नहीं है या कंट्रीज मैच करने के लिए दे देंगे, तो आपको बिल्कुल ये याद रखना है। ठीक है, बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस हुई थी 1961 में। जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है FSI के एग्जाम में, वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद मेंबरशिप की अगर हम बात करें तो 120 मेंबर स्टेट्स हैं, इसमें 18 स्टेट्स जो हैं ऑब्जर्वर्स हैं, ऑब्जर्वर स्टेटस इनको मिला हुआ है, और 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी इसके साथ मिली हुई हैं। नॉन अलाइंड मूवमेंट, जिसको नाम भी कहते हैं, ये एक फोरम है 120 डेवलपिंग वर्ल्ड स्टेट्स का दैट आर नॉट फॉर्मली अलाइंड विद आर अगेंस्ट एनी मेजर पावर ब्लॉक, जो किसी भी मेजर पावर ब्लॉक के साथ नहीं जुड़ी हुई हैं। जो पहले कोल्ड वॉर चल रहा था ना, सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म होते ही 1945 में जो कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया 1991 तक, तो उसमें क्या हुआ, USSR और USA के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। दोनों के अलग अलग ब्लॉक्स थे। बहुत सारी कंट्री USSR के साथ जुड़ी हुई थी और बहुत सारी कंट्री जो है वो USA के साथ जुड़ी हुई थी। बट ये जो 5 देश थे, इन्होंने कहा कि हम किसी के भी साथ नहीं अलाइंड होंगे, और इसके बाद 5 देशों के बाद 115 कंट्रीज और इसमें जुड़ गई, जिन्होंने कहा कि हम कोई मेजर ब्लॉक के साथ अलाइंड नहीं होने वाले हैं। आफ्टर द UN, जो लार्जेस्ट ग्रुपिंग ऑफ स्टेट था वर्ल्ड वाइड का, वो नाम का ही था। ठीक है, तो UN के बाद, UN में कितनी कंट्रीज हैं? 193। तो आप देख रहे हो 120 इसमें है, तो UN के बाद सबसे लार्जेस्ट जो है वो 120 है। ऐसे भी आपको सवाल आ सकता है। तो नाम के बारे में हमने थोड़ा सा देख लिया। 6th क्वेश्चन हमारे पास था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को कब फाउंड किया गया था? 1944, 1945, 1946, 1947? इसका जो सही आंसर है वो है 1945। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को 1945 को बनाया गया था। इससे पहले लीग ऑफ नेशंस थी जो 1919 में बनाई गई थी ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के बाद, और जो ILO है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वो भी इसी टाइम पे बनाई गई थी। ये अभी भी कंटिन्यू है, बट ये कंटिन्यू नहीं है। इसको बनाया गया था वर्ल्ड वार सेकेंड को रोकने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी एक वॉर हो चुकी थी। बट क्योंकि वर्ल्ड वार सेकेंड भी हो गई तो फिर इसका अस्तित्व नहीं रहा। उसके बाद हमने UNO बनाया, जो फिर भी थोड़ा सा कैपेबल है वॉर्स को रोकने के लिए, और अभी तक 3rd वर्ल्ड वार नहीं हुआ है, तो ये कंटिन्यू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। 7th क्वेश्चन हमारे पास है कि इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस हम कब ऑब्जर्व करते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस 10th दिसंबर, 30th जनवरी, 2 अक्टूबर या 23rd मार्च? 7 क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर किस लिए? क्योंकि नॉन वायलेंस की जो पॉलिसी थी वो किसकी थी? वो महात्मा गांधी की थी, और इनका जो बर्थडे होता है, गांधी जयंती होती है, वो हर साल 2 अक्टूबर को होती है। 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस होता है, लाल बहादुर शास्त्री जी, और इन्होंने ही दिया था जय जवान जय किसान का नारा। तो 7th क्वेश्चन का आंसर है C। 8th हमारे पास क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप SI की, फाइनेंस SI की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको एक सेक्शन है जनरल नॉलेज में, जो है न्यूज़पेपर्स एंड वीकलीज ऑफ द वर्ल्ड।
तो उसमें आपको पूछा जा सकता है कि जो डान न्यूज़पेपर है वो कौन सी कंट्री का है, चाइना का, यूएसए का, यूके का या पाकिस्तान का। डॉन न्यूज़पेपर जो है ये पाकिस्तान का है, आपको याद रखना है। तो 8th क्वेश्चन का आंसर हमारे पास होगा डी। 9th क्वेश्चन हमारे पास है, तास न्यूज एजेंसी कहाँ की है, जर्मनी की, फ्रांस की, रशिया की या ईरान की। तो ये जो तास न्यूज एजेंसी है ये रशिया की है, तो सी बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। ईरान में हमारा चाहबार पोर्ट है, ये आपको याद रखना है, चाहबार पोर्ट, ठीक है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस है और जर्मनी की कैपिटल क्या है, जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। 10th क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मैनी आर्टिकल्स आर देयर इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो आपको यूएनओ करके भी फाइनेंस एसआई में मतलब ऑर्गेनाइजेशंस है, तो वहाँ पे आपसे ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अब छोटे मोटे सवाल तो आपसे पूछेंगे नहीं कि यूएन कब बना या कितने मेंबर्स होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। 29 आर्टिकल्स है, 28 है, 30 है या 32 है। तो 10th क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सी, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है उसमें 30 आर्टिकल्स हैं, तो सी बिल्कुल सही आंसर होगा 10th क्वेश्चन का। 11th क्वेश्चन हमारे पास है, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ एनी कंट्री। अब देखिए आपको ना इसी फाइनेंस एसआई में ही आपको जीके का जो सेक्शन है वहाँ पे बोला है फर्स्ट इन द वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया एंड फर्स्ट इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे वर्ल्ड की बात आ जाएगी, अगर इंडिया की बात आएगी तो वी नो की इंदिरा गांधी जी हैं, ठीक है। इंदिरा गांधी जी। प्रेसिडेंट कौन थी पहली, प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल, ठीक है। तो इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल। और जो जूनियर सुपरवाइजर या सब ऑडिटर के एग्जाम में आया था वो आया था कि पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, तो वो थे सुकुमार सेन, सुकुमार सेन। साथ में एक और क्वेश्चन इसमें था कि इंडिया की जो स्टेट्स है उनमें पहली जो चीफ मिनिस्टर थी, मतलब पहली विमेन चीफ मिनिस्टर कौन रही इंडिया की, वो थी सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। और अगर आपको गवर्नर पूछ लेंगे कि पहली फीमेल गवर्नर कौन थी, वो थी सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं। अच्छा, हमसे बोला है कि फर्स्ट विमेन जो किसी भी देश की प्राइम मिनिस्टर बनी वो कौन थी, श्री माओ, मार्गरेट थेचर, गोल्डा मायर या फिर इंदिरा गांधी। इसका सही आंसर है श्री माओ भंडारनिका, और ये श्रीलंका की बनी थी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मैनी आर्टिकल्स, आई एम सॉरी एक्चुअली ये रिपीट हो गया है। तो हाउ मैनी आर्टिकल्स आर देयर इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे इसका आंसर क्या है, साथ में मुझे बताना कि यूएन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं। 13th क्वेश्चन हमारे पास है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और हमने बताना है कौन सा करेक्ट है। द कॉमनवेल्थ हैज नो चार्टर, ट्रीटी आर कॉन्स्टिट्यूशन। All the territories, countries once under the British Empire automatically joined the Commonwealth as its members। ये 2010 के यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जाम से पूछा हुआ सवाल है, आपने बताना है कि इसका क्या आंसर है। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है ओनली 1। ये बिल्कुल ठीक है कि कोई चार्टर या ट्रीटी वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये जो सेकंड स्टेटमेंट कह रहे हैं ये ठीक नहीं है, ये कह रहे हैं कि जितनी भी टेरिटरीज या कंट्रीज थी ब्रिटिश एम्पायर के अंदर वो ऑटोमेटिकली इसको ज्वाइन कर गई थी, ऐसा नहीं है, हमने खुद ज्वाइन किया था। अगर हम अपनी भी बात करें तो इंडिया इसका खुद मेंबर बना है, और ऐसा भी नहीं है कि ये हमारी जो सोवरेनिटी है उसको हार्म कर रहा है, हमारी अपनी मर्जी, हम कभी भी इससे बाहर निकल सकते हैं। तो ओनली 1 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 14th क्वेश्चन हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 243ZJ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के कितने होने चाहिए। अब क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो यही है और ये एग्जाम पहले भी पूछा जा चुका है ये पेपर में, तो क्या होगा 21, 15, 15, 11 या 7। 14th क्वेश्चन का सही आंसर है 21। तो ये जो आर्टिकल है 243ZJ, इसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी में, इट इज 21। 14th क्वेश्चन का आंसर है ए। 15th क्वेश्चन हमारे पास है, द डिसीजन टू कंडक्ट पंचायत इलेक्शंस इज टेकन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जो पंचायत इलेक्शंस करवाने होते हैं वो जो डिसीजन है वो कौन लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, स्टेट गवर्नमेंट लेती है, डिस्ट्रिक्ट जज लेते हैं या इलेक्शन कमीशन लेता है।
आप यहाँ पे कह सकते हो कि स्टेट का इलेक्शन कमीशन लेता है। नहीं, अगर यहाँ पे सिर्फ इलेक्शन कमीशन है तो फिर इसका आंसर जो आएगा वो आएगा स्टेट गवर्नमेंट, और अगर यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डी। बट फिलहाल यहाँ पे ये नहीं है तो इसका हम आंसर क्या लगाएंगे, अभी बी इज द राइट आंसर। 15th क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बी, स्टेट गवर्नमेंट। 16th क्वेश्चन हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट हैव एनी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। इनमें से कौन सी स्टेट में कोई भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नहीं है, असम, केरला, नागालैंड या त्रिपुरा। इसका सही आंसर है नागालैंड। 16th क्वेश्चन का सही आंसर है नागालैंड। आपने 5th एंड 6th स्केड्यूल के बारे में पढ़ा होगा, इनकेस आपने नहीं पढ़ा है मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, आप वो देख लेना, वहाँ पे आपको पता लग जाएगा। साथ में अगर आपने मेरे पंचायती राज और म्यूनसिपालिटी के लेक्चर नहीं देखे आप एक बार वो भी देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि कौन सी जो स्टेट्स है वो 5th स्केड्यूल में आती है और क्या क्या प्रोविजंस है, और कौन सी 6th स्केड्यूल में आती है और ये इसमें क्या प्रोविजंस है। और मैंने आपको स्केड्यूल्स को याद करने का तरीका भी बताया था, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, आप वो अच्छे से देख लेना। 16th क्वेश्चन का आंसर है सी। 17th क्वेश्चन हमारे पास है विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द अर्बन लोकल बॉडीज। अभी देखो यहाँ पे अर्बन लोकल बॉडीज का मतलब क्या होगा, म्यूनसिपैलिटी। और अगर यहाँ पे रूलर होता, अगर यहाँ पर रूलर होता तो ये होता था पंचायती राज, लेकिन यहाँ पे अर्बन है तो इसका आंसर क्या आएगा, 74th। 17th क्वेश्चन का आंसर है सी। अगर रूलर होता तो फिर इसका आंसर आना था 73rd, तो 17th क्वेश्चन का आंसर है सी, 74th। 18th क्वेश्चन हमारे पास है, 18th क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन 98th अमेंडमेंट बिल इज रिलेटेड टू। 2005 में पूछा गया तो आपको अमेंडमेंट्स पूछ लेंगे, तो जो 98th अमेंडमेंट है वो किससे रिलेटेड थी, एम्पावरिंग द सेंटर टू लेवी एंड अप्रोप्रिएट सर्विस टैक्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेशनल जुडिशियल कमीशन, रीएडजस्टमेंट ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन सेंसस 2001, या न्यू बाउंड्रीज को डिमार्केट करना बिटवीन द स्टेट्स। इसका सही आंसर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल जुडिशियल कमीशन। तो इस पे भी मैंने आपको जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया है, ये डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया कि ये क्या था, ठीक है, तो एक बार आप वो लेक्चर देख लेना सुप्रीम कोर्ट वाला। यहाँ पे हम सिर्फ एमसीक्यूज पे फोकस करेंगे, और अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरे लेक्चर्स देख सकते हो। 18th क्वेश्चन का सही आंसर है बी। 19th क्वेश्चन हमारे पास है कौन सी 3 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया है 8th स्केड्यूल में बाय 71 अमेंडमेंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी बार आता है ऐसा क्वेश्चन। तो कौन सी वो 3 लैंग्वेजेस है जिसको 8th स्केड्यूल में ऐड किया बाय 71 अमेंडमेंट। सिंधी, मणिपुरी, कोंकणी, कोंकणी कश्मीरी, नेपाली, नेपाली कोंकणी मणिपुरी, नेपाली कोंकणी असमीज। इसका सही आंसर है नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, NKM, ठीक है, NKM, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19th क्वेश्चन का आंसर है सी। 20th क्वेश्चन हमारे पास है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स 30% of seats in the village panchayats have been reserved for women in India. It is important, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आगे पीछे करके पूछा हुआ है। इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, पंचायत बोला है, तो पंचायत का अमेंडमेंट आपको याद होगा कौन सा है, 73rd है। रूरल अर्बन बोला होता तो 74th, तो इसका जो सही आंसर है वो है 73rd। 30% ऑफ रिजर्वेशन जो है वो यहाँ पे होना चाहिए। 21 क्वेश्चन हमारे पास है विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ प्रोविजन फॉर पंचायती राज सिस्टम। अब ये पार्ट्स भी पूछ लेते हैं, ठीक है, तो कौन सा पार्ट है इसमें से, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। पार्ट 9 जो है वो बात करता है पंचायत का, और पार्ट 9A जो है वो बात करती है म्यूनिसिपैलिटी की, और बी बात करती है कोऑपरेटिव सोसाइटी की। बी पार्ट बात करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। स्केड्यूल की बात करें तो 11th स्केड्यूल और 12th स्केड्यूल, 11 पंचायती और 12th म्यूनिसिपैलिटी। आपको याद रखना है सब्जेक्ट्स इसमें 29 होते हैं, इसमें 18 होते हैं। ये सब्जेक्ट्स पे क्वेश्चन आना लाजमी है क्योंकि सिंपल क्वेश्चन अब पूछेंगे नहीं। 21 क्वेश्चन का आंसर है 9 यानी कि ए पार्ट। 22nd हमारे पास क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडवाइज द स्टेट टू वर्क फॉर, किसके लिए काम करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज या लिविंग वेज फॉर वर्कर्स।
तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, आर्टिकल 40, और ये होता है आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है, विच कमेटी हैड फर्स्ट ऑफ ऑल रिकमेंडेड द 3 टायर पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। ये मैंने आपको पहले भी अभी बताया। तो इसका क्या है आंसर? अशोक मेहता कमेटी, एल.एम. सिंघवी कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी या सरकारिया कमीशन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, बलवंत राय मेहता कमेटी, जिन्होंने डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में भी कहा था पंचायत। 3 टायर जो सिस्टम है उसमें कौन कौन सी गवर्नमेंट होगी? यूनियन गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी और लोकल गवर्नमेंट होगी। लोकल गवर्नमेंट में पंचायत होगी और म्यूनिसिपैलिटी होगी। तो ये इसका जो सही आंसर है 23 का वो है सी। बात करें कि सबसे पहले कहाँ पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन लागू हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ था ऑल ओवर इंडिया, वो थी नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान पहली थी, इसके बाद जो आंध्र प्रदेश थी वो सेकंड थी। तो ये भी आपसे पूछ लेंगे तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद अगर हम 24th क्वेश्चन हमारे पास है, द एंटी डिफेक्शन लॉ वॉज इनेक्टेड एज अर्ली एज 1979 इनमें से कहाँ पे जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो 1979 यानी सबसे पहले जो है वो आया, इनेक्ट हुआ? केरला में, जम्मू कश्मीर में, वेस्ट बंगाल में या तमिलनाडु में? इसका जो सही आंसर है वो है तमिलनाडु। तो डी बिल्कुल सही आंसर है। और जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो 10th शेड्यूल में आता है, ये भी आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24th क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, तमिलनाडु। 25th क्वेश्चन हमारे पास है, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ओबीसीज यानी कि अदर बैकवर्ड कैटेगरी के जो लोग हैं उनको 27% रिजर्वेशन देने की बात कही थी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए। कौन सा अमेंडमेंट था? 92nd, 93rd, 94th या 96th? इसका जो सही आंसर है वो है 93rd अमेंडमेंट। और ये इंपॉर्टेंट है ओबीसी के रिगार्डिंग 27% का रिजर्वेशन, तो ये आपको याद रखना है। 93rd इज द करेक्ट आंसर ऑफ 25th question. Moving to the next question, the election commission was converted into a 3-member commission in the following year. इनमें से कौन से ईयर में जो इलेक्शन कमीशन है उसको 3 मेंबर का कमीशन बनाया था? 1987, 1988, 1989 और 1990। 26 क्वेश्चन का सही आंसर है 1989। और अभी इसमें कितने मेंबर्स होते हैं इलेक्शन कमीशन में, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अभी के इलेक्शन कमिश्नर कौन है वो भी मुझे बताना। फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? ये थे सुकुमार सेन, और ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 27th क्वेश्चन हमारे पास है, मेन एजेंसी टू रिजॉल्व द फिस्कल डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इज। अगर फिस्कल डिस्प्यूट्स है सेंटर और स्टेट के बीच में, उसको कौन रिजॉल्व करेगा? सुप्रीम कोर्ट, लॉ मेंबर, फाइनेंस मिनिस्टर या फाइनेंस कमीशन? इसका बिल्कुल सही आंसर है फाइनेंस कमीशन उसको रिजॉल्व करेगी। फाइनेंस कमीशन का जो आर्टिकल है वो 280 है। इट इज इम्पॉर्टेंट। बात करें हम फाइनेंस कमीशन, ये मैंने आपको बता दिया आर्टिकल 280 में आता है, ये बिल्कुल सही है। 14th फाइनेंस कमीशन कौन है? वो है वाई.वी. रेड्डी जी। 14th फाइनेंस कमीशन कौन थे? वाई.वी. रेड्डी। और ये 2015 से 2020 तक का इनका टेन्यूर था। उसके बाद जो अभी के हैं ये है 15th, और इनका नाम है एन.के. सिंह। एन.के. सिंह आपको ये याद रखना है। इनका जो टेन्यूर है 2020 से लेकर 2025 तक का है, ये आप याद रख लेना। 28th क्वेश्चन हमारे पास है, Who was the first chairman of Planning Commission of India? अब फर्स्ट है ना, वो मैंने आपको बताया, फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड वाला सेक्शन, वहां पे आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, एम विश्वेश्वरैया, पंडित नेहरू, पीसी महालनो बोस या जॉन मेथी? तो 28 क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिकॉज हमें पता है कि प्लानिंग कमीशन हो या नीति आयोग हो, चेयरमैन कौन होता है? हमेशा ही प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो यहाँ से भी आप इसका आंसर बिल्कुल सही लगा सकते हो, पंडित नेहरू। प्लानिंग कमीशन मैंने आपको बता दिया कि जो फर्स्ट चेयरपर्सन थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, और लास्ट कौन थे? ये थे नरेंद्र मोदी जी। क्योंकि इसके बाद क्या बन गई थी? इसके बाद बन गई नीति आयोग, जो मैंने आपको डेट बता दी। प्लानिंग कमीशन कब स्टैब्लिश हुआ था? 1950 में हुआ था। नीति आयोग हुआ था 1 जनवरी 2015 को। अच्छा, मैंने ये बता दिया आपको चेयरपर्सन। वाइस चेयरपर्सन कौन था पहला? वो था अरविंद
अरविंद पंगराया, ठीक है, ये आप याद रख लेना। वाइस चेयरपर्सन पहले कौन थे ये। आगे बढ़ते हैं 29th क्वेश्चन की तरफ। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्ता इन इंडिया वाज रिकमेंडेड बाय, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। लोकपाल और लोकायुक्ता इंडिया में किसके रिकमेंडेशन पे बनाया गया? सरकार या कमीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, एआरसी, लॉ कमीशन या ठक्कर कमीशन। इसका बिल्कुल सही आंसर है एआरसी की रिपोर्ट पे बनाया गया था। और पहला लोकपाल कौन था? पीसी पिनामी घोष करके कुछ इसका आंसर है, ठीक है, आप देख लेना, एक बार करेक्ट कर लेना। ऐसा ही कुछ मुझे याद आ रहा है, ठीक है, घोष करके कुछ था इसका, एक बार करेक्ट कर लेना आप लोग। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का है, कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है विद स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट स्टेट्स। स्पेशल प्रोविजन जो दिया जाता है अलग अलग स्टेट्स को, वो आर्टिकल कौन सा? यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं आर्टिकल 370 के साथ, बट बिल्कुल सही आंसर है इसका आर्टिकल 371, ठीक है। ये स्पेशल स्टेटस देता है, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को देता है, और डिमांड है कि जम्मू कश्मीर को भी इसी में इंक्लूड कर दिया जाए अगर 370 को हटा दिया है तो। ये लेना चाहूँगी जैसे कि इंडेक्स के बारे में मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ, जो भी रीसेंट इंडेक्सेस हुए हैं। हंगर इंडेक्स की बात करें तो इंडिया का रैंक इसमें 94 है, एंड आई थिंक ये JKS एग्जाम में यही वाला क्वेश्चन आया हुआ था। हंगर इंडेक्स में 94 है। अगर हम इकोनॉमिक इंडेक्स की बात करें तो इसमें 121, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में हमारा 121 रैंक है। पीस इंडेक्स की बात करें तो 135 हमारा रैंक है। और हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें, हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो 139, इसमें 135, इसमें 139। और अगर हम जेंडर की बात करें, जो जेंडर इंडेक्स आता है उसमें 140th रैंक है हमारी, और जो प्रेस इंडेक्स है उसमें हमारी रैंक 142nd है। तो आई होप आपको ये थे आज के हमारे 30 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।